Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with inventories. आज अपने इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1. ये सारे आपको एंड ऑफ द चैप्टर में मिल जाएंगे. इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के एंड ऑफ द चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1. अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 का पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं. असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक. फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो फिजिकली वेयरहाउस या गोडाउन में है मौजूद, यानी फिजिकली इट इज देयर इन द गोडाउन और वेयरहाउस एज ऑन 31st मार्च 2022. तो अपने को फिजिकल स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट करना है एज ऑन 31st मार्च 2022. X, who was closing his books on 31st March 2022, यानी ईयर एंड कब होता है? 31st मार्च 2022. failed to take failed to take the actual stock, यानी एक्चुअल स्टॉक टेकिंग 31st मार्च ईयर एंड डेट में नहीं हो पाया. स्टॉक टेकिंग मींस स्टॉक की काउंटिंग एंड वैल्यूएशन 31st मार्च 2022 को नहीं हो पाया, which he did only on 9th April 2022. यानी एक्चुअल स्टॉक टेकिंग कौन से डेट में हुआ? 9th अप्रैल, 9 दिन बाद. आगे पढ़ने से पहले ये बताओ, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 1, 2, 3 कौन से टाइप का है? दिस इज टाइप थ्री। वेरी नाइस. दिस इज टाइप 3 क्वेश्चन. वेरी नाइस. when it was ascertained by him to be worth rupees 2,50,000. यानी ईयर एंड होता है 31st मार्च को, बट उस दिन स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग स्टॉक टेकिंग नहीं हो पाया, जो हुआ 9th अप्रैल को जाकर. 9 दिन बाद 9 दिन बाद 9th अप्रैल को स्टॉक का टेकिंग स्टॉक टेकिंग करके कितना पता चला, कितना स्टॉक है? वर्थ रुपीज 2,50,000. ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, जो ईयर एंड में स्टॉक टेकिंग नहीं होता है, 9-10 दिन बाद होता है. तो 9-10 दिन बाद अपने को स्टॉक का अमाउंट 2,50,000 पता चला. क्लियर है? ओके. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मतलब टाइप 3 वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग को क्या चाहिए? स्टॉक ऑन 31st मार्च 2022. एक आइडिया मेरे को बताओ, इसका माइंड मैप क्या होगा? कैसे निकालते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन में स्टॉक का अमाउंट ऑन 31st मार्च? कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी डू दिस? बोलो. एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए बगैर अपने को बोलना. ये मैंने लास्ट डे भी बोला था कि इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा. दो आपका आंसर करेक्ट होगा, बट वो नहीं चलेगा. तो कैसे बनाते हैं? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट से ही बताओ कैसे करना है. ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं सर, ऐसे ही बता देते हैं। बताओ बताओ, कोशिश करो. तो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो लिखेंगे। करेक्ट. उसके बाद सीओजीएस निकालेंगे। करेक्ट. उसके बाद जो परचेज हुआ होगा उसको माइनस करेंगे। वेरी गुड. तो तो गुड्डू फिर बोल रहा है. ओपनिंग बोलो तो बोलो फिर बोलो. ओपनिंग बैलेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. गुड्डू मेरे को बोल रहा है कि सर मेरा स्टॉक टेकिंग हुआ है 9th अप्रैल को, तो 9th अप्रैल का स्टॉक का जो अमाउंट है उससे स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से डेट से कौन से डेट का, विच टाइम इंटरवल, कौन से टाइम पीरियड का? 31st मार्च से लेके 9th अप्रैल तक। यानी 1st अप्रैल से लेकर 9th अप्रैल, ये 9 दिन का अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे, एंड देन परचेजेस को लेस करेंगे.
परचेजेस कौन से पीरियड का लेस करोगे? वो जो इसके बीच में हुआ 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के 1 बीच। अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में जो परचेज हुआ उसको माइनस करके करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा मेरा इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल विच इज इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। ओके, क्लियर है? So it was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch. Sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and return inwards in the return book as and when the goods are received back. फिर से, sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and return inwards, which is sales return, in the returns book as and when the goods are received back. तो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेल जब होता है वो सेल्स बुक में कब रिकॉर्ड होता है? जब वो गुड्स डिस्पैच हो जाता है, जिस दिन गुड्स डिस्पैच होता है। एंड सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न डे बुक में कब वो आता है? जब गुड्स आर रिसीव्ड बैक। यानी बेसिकली सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अपने अपने बुक्स में स्टॉक के फिजिकल मूवमेंट के अनुसार रिकॉर्ड होता है। कैच करने का कोशिश करो, स्टॉक के फिजिकल मूवमेंट के अनुसार रिकॉर्ड होता है। यानी सेल्स डे बुक में सेल्स कब रिकॉर्ड हो रहा है? जिस दिन अपने गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स टू द कस्टमर हो रहा है। एंड सेल्स रिटर्न कब रिकॉर्ड हो रहा है सेल्स रिटर्न डे बुक में? जब गुड्स को अपने रिसीव कर रहे हैं, जिस दिन गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड। तो इस केस में भी स्टॉक का मूवमेंट फैक्ट्री में हो रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है गुड्स, तो उसमें वो सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होगा। बट परचेसेस के केस में परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेसेस डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। यानी परचेसेस के केस में परचेसेस परचेसेस डे बुक में कब रिकॉर्ड होता है? जब बिल मिल जाता है सप्लायर से। यानी परचेसेस के केस में परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। कैसे रिकॉर्ड होता है, कब रिकॉर्ड होता है परचेसेस? वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। क्लियर है? यानी जब बिल बन के रेडी हो जाता है, बिल मिल जाता है सप्लायर से, तब वो परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। आई बात समझ में? इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st March 2022 and 9th April 2022 as per the sales day book are rupees 17,200। ठीक है, यानी ये 9 दिन का सेल्स कितना है? 17,200। ठीक है, 17,200 है। रीड कर रहे हैं आगे। Rate of gross profit is a 33 1/3% on cost। हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट का रेट किस पर चाहिए? क्वेश्चन में ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, बट वी ऑलवेज टेक ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन विच, ऑन व्हाट? Sales. सेल्स। सो इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इज 33 1/3% on cost, then it is how much percent on sales? 25। 25. 25% on sales। 25% on sales। एंड सेल्स का अमाउंट कितना है? 17,200। 17,200 का 25% निकालो, कितना आ रहा है? 17,200 का 25%, 4,300 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? 12,900। यानी अभी तक हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आज के? हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 9th April 2022 2,50,000। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 9 दिन का 12,900।
गुड्डू ने क्या बताया था कि स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 9th अप्रैल 2022 2,50,000 के साथ ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 31 मार्च से लेकर 9th अप्रैल के बीच का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे, जो 12,900 निकाला है। उससे क्या लेस करना है? परचेजेस। उससे क्या लेस करना है? परचेजेस। परचेजेस कौन से पीरियड का? ये 9 दिन का, 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल का। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, परचेजेस बिटवीन 31 मार्च 2022 and 9th April 2022 as per the purchases day book are rupees 1,200। यानी ये 9 दिन में what is the amount of purchases made? 1,200। Out of these, goods amounting to rupees 500 were not received, were not received until after the stock was taken। इसका मतलब क्या? until after the stock was taken was not received until after the stock was taken। इसका सिंपल सर लैंग्वेज कौन? जब स्टॉक का रिकॉर्ड हुआ था तब भी नहीं। करेक्ट, मतलब स्टॉक टेकिंग के बाद ये रिसीव हुआ है। फिजिकल स्टॉक अपने को, फिजिकली गुड्स अपने को कब मिला? स्टॉक टेकिंग के बाद। स्टॉक टेकिंग हुआ कब था? 9th अप्रैल को। स्टॉक टेकिंग कौन से डेट में हुआ था? 9th अप्रैल को। और ये 500 का जो गुड्स है वो नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, व्हिच मींस व्हाट? इट वाज रिसीव्ड आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन। यानी 500 का गुड्स अपने को 9 अप्रैल के बाद रिसीव हुआ था। और परचेजेस डे बुक में कितना का परचेजेस है? 1,200। क्योंकि सिस्टम क्या है इन लोग का कि परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेजेस डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। यानी 1,200 का परचेजेस का इनवॉइसेस रिसीव हो चुका है, बोलकर ये परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड हो गया है। बट ये 1,200 में से 500 आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 500 स्टॉक टेकिंग के बाद रिसीव हुआ। परचेजेस डे बुक में तो अपने परचेजेस रिकॉर्ड इनवॉइसेस के बेसिस में करते हैं, ना कि गुड्स के फिजिकली रिसीव होने पर रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस डे बुक में कैसे रिकॉर्ड होता है? परचेजेस once the invoices are received, not on the basis when the goods are physically received, not when the goods are physically received, it is recorded once the invoices are received। तो हो सकता है कि 1,200 का परचेजेस का इनवॉइसेस बन के रिसीव हो गया था, बोलकर 1,200 का परचेजेस बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है परचेजेस डे बुक में। बट ये 1,200 में से 500 का जो गुड्स है was not received until after the stock was taken। यानी ये 9 अप्रैल के बाद रिसीव हुआ है, फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है। आई बात समझ में? तो अपने को क्या चाहिए? फिजिकल स्टॉक ना। अपने को क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या मांगा है? फिजिकल स्टॉक। तो ये 500 तो रिसीव नहीं हुआ है, तो 500 को क्या करे? ऐड या लेस? लेस। 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 यानी 1,200 में से 500 रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव हुआ है? कितना रिसीव हुआ है? 700। 700। 700। तो अपने परचेजेस कितना काउंट करेंगे? 700। 700। करेक्ट। देन goods invoiced during the month of March 2022। तो खुद समझ जाओ अब। मार्च 2022 को गुड्स का इनवॉइसेस रेडी हो चुका है। इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मार्च, इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022। यानी मार्च 2022 को इनवॉइस बनके रेडी। तो ये परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, बिकॉज परचेजेस डे बुक में परचेजेस कब रिकॉर्ड होता है? वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव। तो इनवॉइसिंग का काम अगर मार्च 2022 में हो चुका है, तो ये परचेजेस डे बुक में आ गया है। क्योंकि परचेजेस डे बुक में परचेजेस रिकॉर्ड कब होता है? वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ when the physically goods are received in the warehouse।
but the goods received only on 4th April. 4th April. गुड्स फिजिकली रिसीव कब हुआ? 4th अप्रैल। यानी 31 मार्च को पोजीशन क्या है? 31 मार्च को पोजीशन मेरे को बताओ। 31 मार्च को ये 1000 का गुड्स फिजिकली गोडाउन में है, यस और नो? नो। नो सर। नो। तो 1000 को क्या करें, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, क्योंकि फिजिकली गोडाउन में नहीं है पोजीशन के। 31 मार्च का मेरे को फिजिकल स्टॉक चाहिए, है ना? 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक चाहिए, बट 31 मार्च के दिन 1000 का गुड्स फिजिकली स्टॉक में नहीं था, क्योंकि ये गुड्स रिसीव कब हुआ? 4th अप्रैल। बट ये परचेजेस में आ चुका है, क्योंकि इनवॉइसेस मार्च में ही बन गया था, तो ये मार्च के परचेजेस में इंक्लूड हो चुका है। बट ये रिसीव कब हुआ? 4th अप्रैल। यानी 31 मार्च 2022 को पोजीशन के ये 1000 रुपए का गुड्स 31 मार्च 2022 तक फिजिकली हमारे पास स्टॉक में नहीं था। तो इसको क्या करना है, प्लस या माइनस? माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? ये इधर में ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अपने को दे दिया टाइप 3 वाले क्वेश्चन में। तो अपना फिजिकल स्टॉक अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 9th अप्रैल 2022 2,50,000। उसके साथ अपने ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक का 12,900 से लेस करेंगे परचेजेस कब का? 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल का परचेजेस को लेस करो। परचेजेस कितना है? 700। 700 क्यों? बिकॉज 1200 का तो इनवॉइस बना था, जिसमें से 500 का गुड्स फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है 9 अप्रैल तक। 9 अप्रैल के बाद रिसीव हुआ था। ठीक है, तो रिसीव कितना हुआ था? 900 700। 1200 माइनस 500 इज 700। देन ये 1000 रुपए का गुड्स 31 मार्च 2022 के डेट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो इसको लेस कर देंगे। तो कितना आ रहा है बताओ? 2,50,000 प्लस 12,900 माइनस 700 माइनस 1,000, कितना आ रहा है? व्हाट इज अमाउंट कमिंग? 2,61,200। क्लियर? सॉल्यूशन देख लो इसका एक बार प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली, है ना? So value of stock on 9th April 2022 2,50,000, then add COGS, cost of sales is cost of goods sold, add a COGS during the intervening period. Intervening period is 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल। 17,200 का तो सेल्स अमाउंट है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट है, तो 25% ऑन सेल्स हुआ। सो 17,200 का 25% 4,300 लेस करके 12,900 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करना है 2,50,000 प्लस 12,900 इज कमिंग टू 2,62,900। इसमें से लेस करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, यानी 31 मार्च या 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 1,200। बट इसमें से 500 का गुड्स 9 अप्रैल तक रिसीव नहीं हुआ था, तो 700 रिसीव हुआ था, तो 700 का परचेजेस अपने काउंट करेंगे। लेस कर दिया परचेजेस को, करके अमाउंट आया 2,62,200। यहां तक जो सोल्यूशन है वो टाइप 3 का है। अब टाइप 3 के क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दिया है, बोला है क्या कि मार्च
31 मार्च के डेट तक 1000 रुपए का गुड्स फिजिकली स्टॉक में नहीं था। क्योंकि नहीं था तो उसको माइनस कर दिए। अदरवाइज टाइप 3 तक का सोल्यूशन अपना 2,60,200 तक ही बना। बट इसके साथ एक और एडिशनल एडजस्टमेंट दे दिया है। क्या बोला है उसमें कि 31 मार्च 2022 तक 1000 रुपए का गुड्स फिजिकली स्टॉक में नहीं था, तो बस अपने सिंपली उसको माइनस कर देना है, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, फिजिकल स्टॉक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अपने होम टास्क में किए थे, आई सपोज सबने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, डाउट है तो पूछो। अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। क्वेश्चन 3 का पहले फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं एंड देन लास्ट में उसका रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of rupees 6 lakh। 6 लाख का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3,75,000। कौन मेरे को बता सकते हैं इसका मतलब क्या? आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3,75,000, क्लोजिंग स्टॉक भला किधर कहां पर कंसिडर हुआ होगा? ट्रेडिंग ईयर अकाउंट का के, क्रेडिट में सर। ट्रेडिंग के क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है 3,75,000। ट्रेडिंग अकाउंट से निकला ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में डाले, पीएनएल में से बाकी एक्सपेंसेस को माइनस करके निकला नेट प्रॉफिट। तो 6 लाख का निकला वो, तो ये 6 लाख का नेट प्रॉफिट इज आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3,75,000 on 31st March 2022. Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books। ये बन जाता है मेरा टाइप 4 का क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो जैसा अपने लास्ट क्लास बोले थे कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस है तो उनको सॉल्व करने का अप्रोच भी डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को समझते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2022 एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। यानी ये जो रोमन 1 to 5 है, इसमें कुछ अपने को इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स। यानी अपने जब बुक्स का डिटेल चेकिंग किया, तो चेकिंग करने पर ये 1 से 5 तक का इंफॉर्मेशन हमें मिला। तो ये इंफॉर्मेशन को कंसिडर करने के बाद, कंसिडर करके अपने को वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2022 रिकैलकुलेट करना है। अभी कितना निकाला है? 3,75,000। तो ये 1 से 5 जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको कंसिडर करने के बाद रिकैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऑन 31st March 2022 एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का अमाउंट को भी रिकैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। क्लियर है? तो अपने को दो चीज करना है, एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक स्टॉक कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ये अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। यस नो? तो इधर में अपने स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही करेंगे, बट इधर में क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रॉफिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरी तरफ स्टॉक का एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो चीज कैलकुलेट करना है। ठीक है? सबसे पहले परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स फॉर द शॉप। अच्छा, प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6 लाख। एंड स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3,75,000। अब इंफॉर्मेशन 1, purchases for the year included 15,000 paid for new electric fittings for the shop। इसका 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 रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन कोई मेरे को बता सकता है? इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री, purchases for the year included 15,000 paid for new electric fittings for the shop।
ये एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्री कोई मेरे को Purchases account debit to electric fit. उल्टा ही गलत बोल रहे हैं। Electric fittings account to purchases. ओके करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब हमने क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर कर लिया है? यस और नो? हाँ सर कर यस लिया है। अच्छा, इधर में जो एरर्स पता चला, इससे पहले क्या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है? क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है? यस यस, यस ऑन यस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, तभी नेट प्रॉफिट मेरे को 6 लाख का पता चला। सो दिस इज व्हाट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ऐसे केस में अगर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, कोई नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यानी कोई एक्सपेंस या कोई इनकम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, देन उसकी जगह अपने कौन से अकाउंट को लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी अब हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बना? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस To tier adjustment. टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया? यस नो? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में ये 15,000 बोलो ऐड या लेस होगा? एड। ऐड हो जाएगा। 15,000 ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में। एंड इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में ये 15,000 ऐड हो जाएगा। ये सोनो फर्नीचर एंड फिक्चर्स में ये 15,000 ऐड हो जाएगा। तो इसका दो जगह एडजस्टमेंट हो गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? इसका इंपैक्ट स्टॉक में आएगा या नहीं आएगा? स्टॉक में आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, ये स्टॉक नहीं है, तो इसका इफेक्ट स्टॉक में नहीं आएगा। वैसे भी रेक्टिफिकेशन एंट्री है क्या? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका दो जगह इंपैक्ट कहां कहां जाएगा? प्रॉफिट में 15,000 ऐड, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में 15,000 ऐड। ये स्टॉक अकाउंट को वैसे भी इफेक्ट नहीं करेगा। मेन रीजन है ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, ना कि हमारा स्टॉक है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका इफेक्ट केवल प्रॉफिट में ऐड होगा इन दिस क्वेश्चन। देन हनुमान गिव अवे गुड्स। हनुमान कौन है? प्रोप्राइटर है। gave away goods valued at rupees 40,000 as a free samples for which no entry was made in the books of accounts। अगर अपने किसी भी गुड्स को एज अ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होता है? जर्नल एंट्री बताओ। Free sample debit to purchase. हाँ, ड्राइंग Free अकाउंट डेबिट टू sample. परचेज। ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स नहीं हो सकता अच्छा। बिकॉज पर्सनल यूज नहीं लिखा हुआ। हनुमान Free गेव अवे। sample account debit to purchases. फ्री सैंपल्स की जगह अपने बेटर क्या यूज कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट अकाउंट। Advertisement. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि पर्सनल यूज नहीं है। अब कैसे अपने कैसे अपने को लगा कि ड्राइंग्स हो सकते हैं? बिकॉज हनुमान गेव अवे। अरे हनुमान प्रोप्राइटर है, वो अपने बिजनेस का गुड्स अगर फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो ड्राइंग्स थोड़ी ना हुआ। जस्ट बिकॉज हनुमान का नाम मेंशन हो गया तो अपने उसको पर्सनल यूज समझ लिए। पूरा क्वेश्चन को रीड करने से समझ में आएगा कि ये फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, विच इज फॉर एडवर्टीजमेंट। तो इसका खर्चा अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे एंड परचेजेस से लेस करेंगे। तो एंट्री इज एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
क्लियर? तो इसका एंट्री ये होता है, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ, नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी तो हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है, हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद वाले फेज में है। सो मेरे को बताओ, व्हाट विल बी द एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स? एडवर्टीजमेंट अकाउंट और परचेजेस अकाउंट दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों के ही नाम के अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होगा। यानी एंट्री बेसिकली क्या बना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे अपने कि इसका अमाउंट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। सिंपल तो है, 40,000 का जो अमाउंट है हमने परचेजेस में से निकालकर एडवर्टीजमेंट के खर्चे में डाल दिया, यानी 40,000 एक खर्चे में से निकालकर दूसरे खर्चे में डाल दिया। तो ये कैसे प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकता है? आपने खाली एक्सपेंसेस का हेडिंग को चेंज किया, इसको परचेजेस के एक्सपेंस में से निकालकर एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस में डाल दिया। सेम साइड में होता है दोनों जन, डेबिट साइड में, तो एक एक्सपेंस के हेडिंग में से निकालकर दूसरे एक्सपेंस के हेडिंग में डाल दिया, दोनों एक्सपेंसेस ही है, तो एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट चेंज नहीं हुआ तो प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लॉजिकली सोचो। अदरवाइज एंट्री के हिसाब से अपने देखते हैं तो एंट्री इज advertisement account debit to purchases, but after preparation of final accounts it is profit and loss adjustment account debit to profit and loss adjustment account. So there will be no impact. ठीक है, राइट? तो प्रॉफिट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट आएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये ऑलरेडी फ्री सैंपल्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। क्लियर? यानी 31 मार्च के दिन हमारे पास स्टॉक में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगा। 31 मार्च को स्टॉक में नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? तो यानी इसका एज सच अपने कहीं पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट अपने एक नोट डालकर छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे। इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 have been entered on 27th March, but the goods were not included in stock. मतलब क्या? Invoices for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th March, but the goods were not included in stock. यानी 2.5 लाख का परचेज हो चुका है, बट इसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। तो क्या करना है? इसको स्टॉक में इंक्लूड करना है। करना है। स्टॉक में इंक्लूड करना है, यानी स्टॉक में 2,50,000 क्या हो जाएगा? ऐड। ऐड हो जाएगा। इनवॉइसेस 27 मार्च को इनवॉइसेस बन गया, यानी परचेजेस हो गया। तो परचेज कब हुआ था? 27 मार्च को, बट ये गुड्स स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ, तो इंक्लूड कर देंगे, यानी स्टॉक में 2,50,000 को ऐड कर देंगे। आप खुद सोचो, अगर अपने स्टॉक में 2,50,000 को ऐड कर रहे हैं, ये स्टॉक भी तो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट को इफेक्ट करता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो अगर अपने स्टॉक में 2,50,000 को ऐड कर रहे हैं, तो इसका दूसरा इंपैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2,50,000 आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? तो यस। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आया मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आया मतलब क्या? इसको प्रॉफिट के साथ आप ऐड या लेस करोगे? क्रेडिट साइड ऐड। में आया मतलब क्या ऐड। करना है? ऐड करना। ऐड करना है, 2,50,000 को ऐड करना है।
समझ में आया? राइट, ओके। देन इन मार्च 2022 goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2022। ये तो गलत है ना। सेल कब हुआ है? गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड सब कुछ कब हुआ है? कौन से महीने? मार्च में। तो इसका पूरा सेल्स का अमाउंट मार्च में रिकॉर्ड होना चाहिए। यस और नो? वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रैल के सेल्स में से हटाकर मार्च के सेल्स में ऐड कर देंगे। अप्रैल के सेल्स में से माइनस करके मार्च के सेल्स में ऐड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अप्रैल का तो हिसाब अपने नहीं रख रहे, हम लोग को मार्च तक का हिसाब रखना है, ईयर एंड मार्च में हो रहा है। तो इसको मार्च का सेल में लेना है। एंड सेल किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो मार्च का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में 2 लाख का सेल्स आ जाएगा। यस और नो? यस तो सर। 2 लाख का सेल्स अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इसको प्रॉफिट के साथ ऐड या लेस? ऐड। ऐड। क्या इसका इफेक्ट स्टॉक में आएगा? सोच कर बताओ। ये तो सेल हो चुका है ना। नहीं नहीं है। ये तो सेल हो चुका है, तो 31 मार्च को तो ये स्टॉक में था या नहीं था? नहीं था। सेल तो मार्च में ही हो गया था, यानी 31 मार्च को ये स्टॉक में था या नहीं था? नहीं था ना। तो 31 मार्च के स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है? ये टाइप 4 है। इसको सॉल्व करने का अप्रोच डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्टाइल। इसको अपने टाइप 1 2 3 के साथ जोड़कर कनेक्शन बैठाकर अपने आप को कंफ्यूज करने वाला पाप नहीं कर सकते। ठीक है ना? अपने को ये चीज है, मेच्योरिटी लाना पड़ेगा। दिस इज नॉट क्लास 11 एंड 12 जहां पर एक चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड, एक ही अप्रोच, एक ही स्टाइल होता था। वो स्टाइल अपने उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एज इट इज यूज कर लेते थे। बेसिकली सर अपने को एक सेट फॉर्मेट दिया करते थे, उसी सेट फॉर्मेट में हम खाली आइटम्स को सजाकर आंसर कर देते थे। बट वो चीज क्लास 11 एंड 12 में होता था। होना तो नहीं चाहिए था, बट होता था ऐसा। सी फाउंडेशन या सी जैसे कोर्स में ऐसा चीज नहीं होगा। एक ही चैप्टर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करने का अप्रोच भी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस होगा। तो अपने मतलब दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप के सॉल्यूशन से कनेक्शन सेट करने जाए करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। राइट? चलो लास्ट, रोमन 5। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000, goods costing rupees 75,000 were sent on sale or return in March 2022 at a margin of 33.13% on cost। सेल और रिटर्न का मतलब क्या होता है? अपने कस्टमर को गुड्स ट्रायल बेसिस में दिए हैं, बेचे नहीं है, दिए हैं कि आजमा के देख ले, पसंद आए तो रख लेना वरना रिटर्न कर देना। तो हुआ क्या, मार्च 2022 को 75,000 का गुड्स हमने इसी ट्रायल बेसिस में, सेल और रिटर्न बेसिस में कस्टमर को दिया था, जिसमें मार्जिन कितना था? 33.13% ऑन कॉस्ट। एंड देखो ना, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में अपने को गुड्स का कॉस्ट पता है 75,000। तो अपने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.13% ऑन कॉस्ट, एंड इस क्वेश्चन में कॉस्ट ही दिया हुआ है 75,000। तो 33.13% मीन्स व्हाट? 1/3। 75,000 का 1/3 इज हाउ मच? 75,000 का 1/3 इज 25,000। 25,000। यानी 25,000 का प्रॉफिट है, कॉस्ट कितना है? 75। तो सेल्स का अमाउंट कितना होगा? सेल्स का अमाउंट बता दो। 1 लाख। 1 लाख रुपया का सेल है। अब देखो,
दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2022, अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2022, यानी कस्टमर के तरफ से यस अप्रूवल कब आया? अप्रैल 2022। अप्रूवल तो अप्रैल 2022 को आया। क्या लिखा हुआ है कि दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2022। कस्टमर से अप्रूवल कब आया था बताओ? अप्रैल में। अप्रैल में। बट इसको सेल कौन से महीने में ट्रीट कर लिया? मार्च में। गलत किया या सही किया? गलत किया, क्योंकि अप्रूवल कौन से महीने में आया? अप्रैल में। तो अगर कस्टमर से अप्रूवल अप्रैल में आया तो सेल भी अप्रैल के मंथ में ट्रीट होना चाहिए। अप्रूवल जब आएगा तभी ना अपने सेल ट्रीट करेंगे, ये तो अपने कस्टमर को ट्रायल बेसिस में दिए थे, तो जब तक कस्टमर से अप्रूवल नहीं आता उसको अपने सेल नहीं मान सकते। अप्रूवल आया अप्रैल को तो अप्रैल में सेल मानेंगे उसको, बट इसको मार्च के सेल्स में ले लिया, तो अपना पहला काम क्या है? मार्च के सेल्स में से 1 लाख रुपया को प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो सेल में से माइनस यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस, यानी प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया को माइनस कर देंगे, ये सोनो। यस। ठीक है। तो 31 मार्च को पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि ये गुड्स कस्टमर के पास है। 31 मार्च को पोजीशन क्या है? पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला गुड्स कस्टमर के पास है, कस्टमर को दिया हुआ है ये गुड्स ट्रायल बेसिस में, बट 31 मार्च के दिन तक कोई अप्रूवल नहीं आया, ना रिटर्न हुआ ना अप्रूवल आया, बट कस्टमर के पास ये माल पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, अभी तक ना सेल है ना अप्रूवल है, सॉरी ना सेल है ना रिटर्न है। ठीक है, समझ में आया? 31 मार्च को पोजीशन क्या है कि ये वाला जो गुड्स है वो कस्टमर के पास रखा हुआ है, दिया हुआ है ट्रायल बेसिस में, और अभी तक 31 मार्च के दिन तक ना गुड्स रिटर्न हुआ ना अप्रूवल आया। अप्रूवल तो अप्रैल में आया था, 31 मार्च तक कोई अप्रूवल नहीं आया, ना गुड्स रिटर्न हुआ। तो कस्टमर के पास ये गुड्स पड़ा हुआ है। तो एज ऑन 31 मार्च 2022 ये जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है इसका असली ओनर कौन है? कस्टमर है, ये हमारा बिजनेस एंटिटी है, हनुमान है। हनुमान। सर बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी हनुमान है। तो बिजनेस एंटिटी इसका ओनर है, तो ये बिजनेस एंटिटी का स्टॉक लाइंग विद कस्टमर है, तो ये बिजनेस एंटिटी के स्टॉक में काउंट होना चाहिए। दो ये बिजनेस एंटिटी के गोडाउन में नहीं है बट कस्टमर के पास है तो ये बिजनेस एंटिटी का स्टॉक। और हम लोग को क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक इन द गोडाउन नहीं पूछ रहे, हम लोग को सिंपली क्या पूछ रहे हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक में तो ये वाला स्टॉक भी काउंट होना चाहिए, क्योंकि है तो हम इसके ओनर, हनुमान बिजनेस एंटिटी इसका ओनर है, तो बिजनेस एंटिटी के स्टॉक में बिल्कुल से बिल्कुल काउंट होना चाहिए। स्टॉक मतलब क्या? जिस स्टॉक का हम ओनर है, चाहे वो स्टॉक हमारे पास है या किसी दूसरे के पास है, अगर हम उसके ओनर है तो मेरा स्टॉक है, वो मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगा, मेरे स्टॉक में काउंट हो जाएगा भैया। ये सोनो। यस। ठीक है, फिजिकल स्टॉक इन गोडाउन तो नहीं पूछा अपने से, यानी जिधर भी हमारा स्टॉक है जिसके हम मालिक है, ओनर है, तो वो स्टॉक मेरा है, उसको अपने स्टॉक में काउंट करेंगे। तो यानी ये स्टॉक में ऐड हो जाएगा ना बेसिकली। तो स्टॉक में तो ऐड अपने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितना है इसका? 75, और एनआरवी इज 1 लाख। तो बोलो किस में ऐड करें? स्टॉक में ये। 75। एंड सोचो अगर ये 75,000 स्टॉक में ऐड हो रहा है, स्टॉक को तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखते हैं, तो उधर में भी ये 75,000 आएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 75,000 आया, मतलब क्या? प्रॉफिट में 75,000 को ऐड या लेस? ऐड। ऐड।
लॉजिकली समझ में आया? तो अब हम लोग फाइनल प्रॉफिट का अमाउंट एंड स्टॉक का अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। बोलो। 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख कितना रहे प्रॉफिट का अमाउंट? 10 लाख 40 40,000 एंड स्टॉक का अमाउंट 3,75,000 प्लस 2,50,000 plus 75,000. It is coming to how much? 7 lakh. ठीक है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 ये भी एक अलग टाइप का है, टाइप 5। सर ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चंस है इस चैप्टर में? कोई गिनती नहीं है। ये तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको टाइप का नंबर दे रहे हैं। अदरवाइज इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस है इसका कोई फिक्स्ड आंकड़ा नहीं है। ये तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें उसको टाइप का नंबर देते जा रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ चलो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और ये जो टाइप 4 का क्वेश्चन है ये बिल्कुल टाइप 3 का ऑपोजिट है। टाइप 3 में क्या हुआ था गुड्डू? टाइप 3 में क्या हुआ था? तो वो स्टॉक को मतलब 31 मार्च को वो काउंट नहीं कर पाया था, तो आगे डेट में करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये बोल रहा है कि सर टाइप 3 में 31 मार्च को स्टॉक काउंटिंग नहीं हुआ था, तो वो 10-15 दिन बाद होता है या 15-20 दिन बाद होता है। तो फिर अपने क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्टॉक का? स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन से 9 अप्रैल, उसमें फिर अपने ऐड करते हैं क्या, COGS लेस करते परचेजेस, और मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट मिल जाता है जो कि मेरा 31 मार्च वाला क्लोजिंग स्टॉक है। ये सुनो, ऐसा कुछ। यस। ये टाइप 3 था, ये रट गया ना पूरा। अभी टाइप 5 इसका ऑपोजिट है। टाइप 5 कैसे है कि हम लोग इस केस में स्टॉक टेकिंग जो है वो ईयर एंड से 10-15 दिन पहले कर रहे हैं। ऐसा भी होता है रियल लाइफ। यानी जैसे 31 मार्च को मेरा ईयर एंड हो रहा है, तो हम लोग स्टॉक टेकिंग कब कर रहे हैं? 20 मार्च को या 15 मार्च को। तो ईयर एंड से 7-8 दिन पहले अपने या 10-15 दिन पहले अपने स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। यानी अगर ये टाइप 3 का ऑपोजिट है तो इसका अप्रोच भी ऑपोजिट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ रहेगा? 21 मार्च का स्टॉक, बिकॉज स्टॉक ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। और स्टॉक टेकिंग कब हुआ था? 10 दिन पहले, 21 मार्च को। तो 21 मार्च का स्टॉक अपने को दिया हुआ है, ऑपोजिट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 21 मार्च का स्टॉक अपने को दिया हुआ है, उसमें से अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करे, ऐड या लेस? हम लोग को 21 मार्च से 31 मार्च पहुंचना है। 21 मार्च का स्टॉक मेरे को दिया हुआ है, फिर मेरे को 21 मार्च से लेकर 31 मार्च का ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स दिया हुआ है, परचेज सेल। तो बोलो, अगर अपने स्टार्टिंग 21 मार्च से कर रहे हैं तो ये 10 दिन में बहुत सारे आइटम्स सेल भी हुएंगे, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो अपने क्या करेंगे, ऐड या लेस? लेस। लेस। लेस, लेस करेंगे ना, बिकॉज अपने को 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। तो 31 मार्च तक जो गुड्स बिक चुका है उसका कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, लेस ही करेंगे ना।
31 मार्च का स्टॉक मेरे को चाहिए, तो 31 मार्च के पहले जो गुड्स बिक चुके हैं उसका कॉस्ट को अपने क्या करेंगे, लेस। तो अपने क्या करेंगे, 21 मार्च के इन्वेंट्री से ये 10 दिन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपने लेस करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा क्या, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? यस सर। ओके। तो ये ग्राफाइड है, एक माइंड मैप मैंने आपको दिया है इस टाइप के टाइप 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो टाइप 5 का क्वेश्चन कैसा है मेरा, टाइप 5 का क्वेश्चन ऐसा है कि सर इस केस में ईयर एंड से 10-15 दिन पहले स्टॉक टेकिंग होता है और अपने को ईयर एंड का स्टॉक को कैलकुलेट करना है। यानी एक बात अपने ये चीज फिक्स समझ गए हैं कि रियल लाइफ में स्टॉक टेकिंग ईयर के एंड में नहीं भी हो सकता है, ईयर एंड के 10-15 दिन पहले भी हो सकता है, ईयर एंड के 10-15 दिन बाद भी हो सकता है। तो रियल लाइफ में भी इस तरीके से अपने को इंफॉर्मेशन की बेसिस में 31 मार्च का स्टॉक को कैलकुलेट करना पड़ता है, इसीलिए ये चैप्टर आपको दिया गया है। अदरवाइज ये चैप्टर बीकॉम जैसे कोर्सेज में नहीं है, सीए वाले कोर्सेज में है, बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे सिचुएशंस को फेस करता है। तो अपना काम है कि अगर क्लाइंट का स्टॉक टेकिंग 9 अप्रैल को हुआ है तो अपने को 31 मार्च का स्टॉक कैलकुलेट करना है। अगर क्लाइंट का स्टॉक टेकिंग 21 मार्च को हुआ है तो अपने को 21 मार्च को हुआ, 10 दिन पहले हुआ है, तो अपने को 31 मार्च का स्टॉक को कैलकुलेट करना है। स्टॉक टेकिंग करता कौन है, स्टॉक टेकिंग कंपनी का अकाउंटेंट करता है। स्टॉक टेकिंग करता कौन है, कंपनी का अकाउंटेंट, बट उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी का ऑडिटर कर सकता है, ये कंपनी का जो अपॉइंटेड सीए है वो कर सकता है। क्लियर, समझ में आया? तो इसमें अपने टाइप 5 विच इज ऑपोजिट ऑफ टाइप 3, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 मार्च 2022 एंड ईयर कब एंड हो रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून 2022। ईयर एंड कब हो रहा है, 30th जून 2022, एंड स्टॉक टेकिंग कब हुआ है, 23 मार्च को। The value of the stock was rupees 48 lakh. So 23rd March को value of the stock is 48 lakhs. हम लोग को 30th जून का स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो इसमें से बेसिकली मोटा मोटी माइंड मैप में ये बना लो कि अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 7 दिन का 48 लाख से माइनस करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब इंफॉर्मेशन 1 to 4 को अपने डिस्कस कर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट को समझ रहे हैं। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब किसको याद है, ये अपने बेसिकली एजेंट। अच्छा, इसमें आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब इधर में हम एजेंट है या प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल है। फिर हम लोग प्रिंसिपल हुए ना, बिकॉज आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी हम अपने एजेंट को भेज रहे हैं गुड्स जो मेरे बिहाफ में सेल करेगा। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी इधर में हम प्रिंसिपल है और हम अपने एजेंट कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। तो भेजा है गुड्स कंसाइनी को, हम लोग है कौन, प्रिंसिपल यानी कंसाइनर, कंसाइनर कंसाइनी एजेंट। तो एजेंट के पास जो गुड्स मेरा बचा हुआ है उसका मालिक कौन है, हम हम खुद है ना। एजेंट तो कमीशन खाता है, एजेंट थोड़ी ना गुड्स खरीद लिया है, वो हमसे थोड़ी ना गुड्स खरीद कर खुद बेच रहा है, वो तो मेरे बिहाफ में गुड्स को बेच रहा है। तो गुड्स का सारा रिस्क रिवॉर्ड सब मेरा है। तो गुड्स के मालिक हम बिजनेस एंटिटी है। गुड्स एट कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,40,000 वर अनसोल्ड।
अनसोल्ड मतलब ये मेरा स्टॉक है. दिस इज व्हाट स्टॉक लाइंग विद द एजेंट. दिस इज व्हाट स्टॉक लाइंग विद द एजेंट. ये भी हमारा स्टॉक है, तो ये भी हमारे स्टॉक में क्या हो जाएगा, एड या लेस? ऐड। ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये तो हमारा ही स्टॉक है भैया. यानी हालांकि ये गोडाउन में नहीं है, एजेंट के पास है, बट है तो हमारा स्टॉक. एजेंट का नहीं है तो हमारे स्टॉक में ये ऐड हो जाएगा. बिकॉज बैलेंस शीट में जो स्टॉक आता है वो तो गोडाउन या एजेंट वाला ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएट होकर तो नहीं आता ना. बैलेंस शीट में जो स्टॉक आता है वो बस स्टॉक होता है. और वो स्टॉक का मतलब क्या, वो गुड्स अनसोल्ड जिसका बिजनेस ओनर है. और वो स्टॉक चाहे गोडाउन में हो सकता है, कस्टमर के पास हो सकता है, जिसको आपने ट्रायल बेसिस में, सेल और अप्रूवल बेसिस में, सेल अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में भेजा है ट्रायल करने के लिए, या फिर वो कंसाइनी के पास हो सकता है जिसको आपने एजेंसी दे रखा है अपना. तो हमारा गुड्स किसी के पास भी हो, हम अगर उसके ओनर है तो मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगा. सच है ये. देन परचेजेस ऑफ ₹4 लाख पर मेड. 4 लाख का परचेज हुआ था कब? अच्छा मेरे को एक चीज बताना. हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन में परचेजेस को लेस किए थे, राइट? यस। तो टाइप 5 के क्वेश्चन में परचेजेस को क्या करोगे? ऐड। Add. समझ में आया ना? So purchases of ₹4 lakh were made, out of which ₹160 were delivered on 5th July. अपना ईयर का बेंड हो रहा है 30th जून. तो हुआ क्या, ये 7 दिन में, मतलब 7 दिन के बीच में, 23rd जून से लेकर 30th जून के बीच में 4 लाख का परचेज हुआ था, जिसमें से 1,60,000 का गुड्स का डिलीवरी कब हुआ? 5th जुलाई, यानी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर. यानी 2,50,000 का गुड्स हमें रिसीव हो चुका है. 2,40,000 का गुड्स हमें रिसीव हो चुका है. ये सोनो में जवाब दो. यस। ये 7 दिन में 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में 4 लाख का गुड्स परचेज किया. उसमें से 1,60,000 का गुड्स 5 जुलाई को रिसीव हुआ था. यानी बाकी 2,40,000 तो अपने यही माने कि अपने को ये 23 से 30 के बीच में रिसीव हो चुका है. तो 2,40,000 तो मेरे हाथ में है, हाथ में है. अब मेरे को एक सच्ची सच्ची बताना, क्या ये 1,60,000 के गुड्स के मालिक कौन हुए? हम। हम ही जो हुए ना. ये गुड्स मेरा क्या है, ट्रांजिट में है. ये गुड्स इज व्हाट, इन ट्रांजिट. तो 1,60,000 को भी क्या कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड करोगे या नहीं करोगे? करेंगे. सर इन्वेंट्री यानी स्टॉक, स्टॉक यानी अनसोल्ड स्टॉक, जिसको अभी तक हम ओन करते हैं, जिसको हम अभी तक ओन करते हैं. तो हमारा गुड्स जिसको हम अभी तक ओन करते हैं वो मेरे स्टॉक में आता है. अब चाहे ये स्टॉक मेरे कंसाइनी के पास हो, एजेंट के पास हो, चाहे ये स्टॉक मेरे कस्टमर के पास हो जिसको हमने अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में ट्रायल करने के लिए भेज के रखा है, या फिर ये गुड्स मेरा ट्रांजिट में हो, यानी आने वाला है, ये रास्ते में है, तो हम इसके अगर ओनर है तो ये मेरे स्टॉक में काउंट ऐड हो जाएगा. तो ये 1,60,000 भी ऐड होगा 2,40,000 के साथ. यानी संस्कृति अपने क्या समझे बेटा, पूरा 4 लाख ऐड हो गया. 4 लाख में से 2,40,000 का तो माल रिसीव हो चुका है, बाकी 1,60,000 मेरा ट्रांजिट में है, यानी पूरा 4 लाख मेरा ऐड हो गया. पूरा परचेज, यानी पूरा सोचो ना लॉजिकली, परचेज 4 लाख का क्यों, तो पूरा परचेज का अमाउंट आप ही का है ना. पूरा ही तो मालिक आप हुए, बिजनेस एंटिटी. ये सुनो. Yes, sir. ओके, 2 क्लियर है. क्लियर है सबको? देन 3 में आ जाओ. सेल्स व ₹13,60,000. सेल्स का अमाउंट क्यों दिया मैं बोलो तो?
सेल्स का अमाउंट क्यों दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अपने क्या करेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन में? ऐड या लेस? कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस सोल्ड को लेस लेस करेंगे, बिकॉज 30 जून से पहले जो गुड्स बिक चुका है उसका कॉस्ट को हम लोग लेस करेंगे। वेरी ऑब्वियस। टाइप 3 में क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड, एंड टाइप 5 इसका ऑपोजिट है। तो टाइप 5 के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस। लॉजिक क्या है कि हम लोग को 30 जून से पहले जो गुड्स बिक चुका है उसका भैया कॉस्ट को हटा दो, माइनस कर दो, बिकॉज वो स्टॉक हमारे साथ नहीं है, बेच दी उसको। विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। यानी 13,60,000 में से 3,20,000 का जो गुड्स है उसको बेसिकली हमने ट्रायल बेसिस में कस्टमर को भेज रखा है। यस और नो? यस ठीक है, आगे डिस्कस कर रहे हैं, घबराना मत। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड बिफोर 30th जून। हाफ मतलब क्या? 3,20,000 का हाफ इज 1,60,000। 1,60,000 का जो गुड्स है वो 30th जून से पहले रिटर्न हो चुका है, यानी वो 23 से लेकर 30 जून के बीच में रिटर्न हो चुका है। 3,20,000 का हाफ इज 1,60,000। रिटर्न होने का मतलब क्या? ये मेरे स्टॉक में आया या नहीं आया? आया आया, मेरे स्टॉक में आ गया। ये रिटर्न कर दिया तो मेरे पास फिजिकली वो आ भी गया ना। रिटर्न करने का मतलब क्या? मेरे पास माल वापस आ गया। तो 1,60,000 का माल मेरे पास वापस आ गया। तो इसको मेरे को स्टॉक में ऐड करना है या लेस करना है या कुछ नहीं करना है? ऐड करना है। ऐड करना है। बट गुड्डू, स्टॉक में अपने ऐड के इस बेसिस में करते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसका एनआरवी 1,60,000 है, बिकॉज सेल्स का अमाउंट 1,60,000 है ना। 3,20,000 तो सेल्स है, 3,20,000 तो सेल्स में इंक्लूडेड था। तो 3,20,000 का हाफ 1,60,000 भी सेल्स वैल्यू है, यानी एनआरवी इज 1,60,000। तो स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में हम लोग उसको इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। तो मेरे को क्या निकालना है? कॉस्ट। क्या दिया हुआ है? सेल्स वैल्यू 1,60,000। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करके कॉस्ट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है? गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% मीन्स व्हाट? जीपी का रेट इज 25% ऑन कॉस्ट। Goods are sold at cost plus 25% means what? GP का rate is 25% on cost. Yes or no? यस तो जीपी का रेट अपने को सेल्स पर चाहिए, क्योंकि हम लोग को इस बार 1,60,000 सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है। पिछले बार क्वेश्चन में अपने को कॉस्ट का अमाउंट दिया हुआ था तो हम लोग कन्वर्जन नहीं किए थे। 75,000 कॉस्ट दिया हुआ था ना पिछले क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में 1,60,000 सेल्स का अमाउंट है, तो अपने को जीपी का रेट भी सेल्स पर चाहिए। तो जीपी का रेट अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पर कितना हुआ वो? जीपी का रेट अगर कॉस्ट का 25% है तो सेल्स का कितना परसेंट है? 20%। 20। 30.33 yes 20% है। 20 बीस 20 परसेंट नहीं, इट्स ओके। 20% है तो 1,60,000 का 20% कितना हो गया? 32,000। 1,60,000 माइनस 32,000 करो, 1,28,000। 1,28,000। तो अपने इसको इन्वेंट्री में कितना में ऐड करें बोलो? 28,000। 1,28,000 में ऐड करेंगे। 1,28,000 में ऐड करेंगे। सर बाकी 1,60,000 का क्या करें? देखो सर, हाफ ऑफ द गुड्स तो वर रिटर्न्ड, यानी 1,60,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है, तो वो हमारे स्टॉक में हम लोगों ने एट कॉस्ट 1,20,000 में उसको ऐड कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग हाफ है उसका क्या?
खुद समझ जाओ, रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब क्या हो गया, वो सेल हो गया। सेल हो चुका है, तो उसको सेल्स में रहने दे या हटा दे सेल्स में से? रहने दे। रहने दे। तो बाकी 1,60,000 का कुछ करना है या नहीं करना है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, उसको रहने देना है शांति से। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को बताओ, 13,60,000 में तो 3,20,000 ही इंक्लूडेड है, बट क्या 3,20,000 जितना सेल हुआ है या 1,60,000 जितना सेल हुआ है? 1,60,000। क्योंकि बाकी रिमेनिंग हाफ ऑफ द गुड्स तो वर रिटर्न्ड, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड, यानी 1,60,000 का तो रिटर्न हो चुका है ना। तो अपने सेल्स अब कितना लेंगे? 13,60,000 ही लेना है या कुछ और लेना है? कुछ और लेना है। कितना लेना है, कैसे लेना है, कैसे निकाले उसको? 13,60,000 माइनस 1,60,000। क्योंकि 1,60,000 अपने कौन सा वाला लेस कर रहे हैं? वो जो रिटर्न आया। जो जो रिटर्न आया। तो यानी मेरा सेल 12 लाख का हो, यानी मेरा सेल 12 लाख का हो। सेल को साथ साथ क्यों अपने माथापच्ची करे सेल्स पर? क्योंकि मेरे को सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेरे को क्या करना है? एड या लेस? लेस कर। लेस करना है, बिकॉज 30 जून से पहले जो गुड्स बिक चुका है उसका कॉस्ट को लेस कर देंगे। एंड 30 जून से पहले जो गुड्स परचेज किया उसको क्या करना है? ऐड करना है। परचेज किया तो वो स्टॉक में आया तो ऐड, तो जैसे हमने 4 लाख का अमाउंट को ऐड किया था। ओके। तो 1 2 3 हो चुका डिस्कस। अभी 4 में आ जाए। हावेवर, goods costing rupees goods costing rupees goods costing rupees 2,40,000 had been sold for rupees 1,20,000। अच्छा, 2,40,000 का गुड्स को अपने लोग 1,20,000 में बेचा है, तो ये तो गंदगी वाला गुड्स है ना? तो इसका अलग ये से अच्छा, पहले मेरे को एक चीज क्लियर करना, ये गुड्स बिक चुका है या अभी भी है? बिक चुका है। बिक चुका है ये गुड्स, तो ये स्टॉक में इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं है। इसको स्टॉक में नहीं लेना क्योंकि ये बिक चुका है। यानी स्टॉक का जो मेरा अमाउंट है, हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो 48 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,28,000 करके उसके साथ परचेजेस 4 लाख का ऐड कर देंगे। ये सोनो, ये सोनो, 48 लाख यस। प्लस 2,40,000, ये वाला कंसाइनमेंट वाला 2,40,000 प्लस 1,28,000 का जो रिटर्न हुआ जो मेरे स्टॉक में आ गया, उसके साथ अपने 4 लाख का परचेजेस ऐड कर देंगे। 4 लाख के परचेजेस में 2,40,000 तो आ चुका था, वो तो वैसे भी ऐड होगा, एंड 1,60,000 ट्रांजिट में तो हमारा स्टॉक है तो हम ऐड करेंगे। तो कितना आ रहा है? ये लेफ्ट हैंड साइड में सारे चीजों को ऐड करके कितना आ रहा है? सर ये 12 लाख नहीं लिए। हाँ, तो उसको अपने खाली ऐड कर रहे हैं। अभी 12 लाख का तो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल कर लेस करना ही है अपने को। वो तो चीज पहले तय हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट करना बाकी है बेटा। अभी अपने क्या हिसाब लगा रहे हैं हम लोग? ये हिसाब लगा रहे हैं स्टॉक प्लस परचेजेस को ऐड कर रहे हैं। टाइप 3 में फॉर्मेट क्या था? टाइप 3 में फॉर्मेट था 9 अप्रैल के स्टॉक से शुरू करते हैं, उसमें से फिर 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करके परचेजेस को लेस करते हैं, ये 9 दिन का। अब ये टाइप 5 के क्वेश्चन में उल्टा कर रहे हैं। हम लोग को स्टॉक टेकिंग पहले कर लिया, तो 23 जून के स्टॉक में हम लोग 23 जून के स्टॉक में हम लोग परचेजेस को ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करने वाला काम हम लोग करेंगे, अभी करना बाकी है। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली स्टॉक के साथ परचेजेस को ऐड करके एक अमाउंट निकाल रहे हैं। तो 48 लाख का स्टॉक मेरे पास था, कंसाइनर के पास 2,40,000,
एंड कस्टमर ने रिटर्न किया 1,28,000, तो ये स्टॉक हमारे गोडाउन में आया। उसके साथ ये 7 दिन में हमने 4 लाख का परचेज किया, जिसमें से 2,40,000 रिसीव हो गया एंड 1,60,000 ट्रांजिट में है। तो करके फिर तो करके कितना आ रहा है बताओ? 55 55,68,000। 68,000। इसमें से हम लोग को क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करना है ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करना है। ये वाला जो आइटम है ना, जो 2,40,000 का 1,20,000 में बिका, ये तो सेल हो चुका है बोल के इसको कॉस्ट स्टॉक में ऐड नहीं किया। बिक चुका है बोल के स्टॉक में ऐड नहीं किया। बट इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, ये जो 12 लाख का सेल्स का अमाउंट है, बताना एकदम सिंपल, कि ये 12 लाख में ये 1,20,000 भी घुसा हुआ होगा? यस और नो? यस सर। बिकॉज सेल्स तो सेल्स है। This is sold for rupees 1,20,000. So obviously this sales amount is included in 12 लाख। तो एक बार अपने ये गंदगी को हटा देते हैं। अब नॉर्मल आइटम दिमाग में आ रहा है। अब नॉर्मल आइटम का अमाउंट जिधर जिस अमाउंट में है उसको वहां से हटा देते हैं। तो 12 लाख में से 1,20,000 को लेस किया, तो मेरा नॉर्मल आइटम्स का सेल्स निकल गया। नॉर्मल आइटम का सेल्स कितना? टेन 10 लैख लाख एटी थाउजेंड 10,80,000। नॉर्मल आइटम का सेल्स वैल्यू इज 10,80,000। इसमें अपने नॉर्मल वाला जीपी रेट अप्लाई कर सकते हैं। जीपी रेट मेरे को 25% ऑन कॉस्ट, यानी सेल्स पर कितना? 20%. 20%। क्योंकि मेरे को तो इसमें सेल्स वैल्यू ही मालूम है, तो मेरे को जीपी का रेट सेल्स पर चाहिए। तो जीपी का रेट ऑन सेल्स इज 20%। सो 10,80,000 का 20%, 2,16,000। 2,16,000 का जीपी को लेस करके कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 8,64,000। 8,64,000, यस और नो? ये नॉर्मल आइटम्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ये नॉर्मल आइटम्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। बिकॉज हमने क्या किया? नॉर्मल आइटम का सेल्स को निकाला। कैसे? अब नॉर्मल आइटम के सेल्स को माइनस करके नॉर्मल आइटम का सेल्स को निकाला, एंड इसमें फिर नॉर्मल जीपी रेट लगाकर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया, करके अपने को नॉर्मल आइटम्स का सीओजीएस मिल गया। तो ये नॉर्मल आइटम्स का सीओजीएस है। अब नॉर्मल आइटम भी बिका है, उसका सीओजीएस कितना है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000, यानी अब नॉर्मल आइटम का सीओजीएस कितना है? 2,40,000, यस और नो? फटाफट जवाब दो। यस सर। अब नॉर्मल आइटम का सीओजीएस इज 2,40,000, नॉर्मल आइटम का सीओजीएस इज 8,64,000। टोटल सीओजीएस निकालो। 8,64,000 प्लस 2,40,000 is coming to how much? Total COGS. Normal items 8,64,000 plus abnormal item 11 lakh 2,40,000. 4,000. 11,04,000. 11 lakh 4,000. 11,04,000। तो टोटल COGS इज 11,04,000 को लेस कर दो, तो 55,68,000 माइनस 11,04,000 कितना आ रहा है? 44,64,000, ये सोनू? यस सर। एग्जैक्टली कितने टाइप के क्वेश्चंस है उसका कोई आंकड़ा नहीं है, ठीक है? बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच भी अलग अलग ही होगा। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये एक चैप्टर में है, तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंगल अप्रोच है। नो।
सोल्यूशन में देखो फॉर्मेट अपने को अच्छी से स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है, तो इसी को फॉलो करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन 3 का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो ऐसे ही किया ना, 55,68,000 हमारा भी आया था, उसमें से फिर अपने ये माइनस के 11,04,000 करके 44,64,000 आ गया, राइट? ओके, समझ में आया? तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर इन्वेंट्रीज कंप्लीट हुआ आज। तो अब अपना रिचुअल क्या है, हर चैप्टर के एंड में अपने को एक रिचुअल फॉलो करना है। रिचुअल क्या है? रिचुअल इज, अब अपने को क्योंकि हम लोग क्लास में इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों कर लिए, तो स्टडी मटेरियल वाला काम तो अपना हो चुका है क्लास में। तो अब बचा क्या? इस चैप्टर के सारे पी वाई क्यूज, एमटीपीज एंड आरटीपीज को अपने को एक एक करके सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे कल क्लास से पहले अपने सॉल्व करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है? पेंडिंग ना रखें, है ना? ठीक है, ये सोनो क्लियर यस। है? यस सर। चलो, समझ में आ रहा है ना, लग रहा है ना, पकड़ में आ रहा है अकाउंट्स? देन ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट है, मतलब इम्प्रूवमेंट सही में है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ, डेफिनेटली से इनकरेज हो रहे हैं, बट इंटेंशन वो नहीं है। इंटेंशन सच बताना है कि जिस पॉइंट में हम लोग क्लासेस को स्टार्ट किए थे और आज की डेट में काफी फर्क आया। हम लोग चीजों को क्लास में एक्सप्लेन भी कर पा रहे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, जर्नल एंट्रीज भी फटाफट कैच कर रहे हैं और आंसर भी कर पा रहे हैं। तो काफी इंप्रूवमेंट है। वही चीज मैंने आज क्लास में बोला था, अभ्यास करने से होगा, मतलब प्रैक्टिस करने से होगा, चीज दिमाग में सेट होगा। बार बार एक ही चीज को करते रहेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, सॉल्व होते चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो देन आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर बोलो तो? सर बिल्स ऑफ डेप्रिस एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले कर लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन कर लेंगे। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है। हाँ सर। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया जाए, जैसा आपका इच्छा है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं फिर, और क्या? ठीक है, तो कल फिर अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे रिवाइज। ओके, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय।